अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 3 या मॉड्यूल 3 का प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम उसकी एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि डायमेंशन ऑफ अ बिल्डिंग लॉट। ठीक हो गया। A rectangular building lot is 8 foot longer than it is wide and has an area of 2900 foot square. Find the dimension of the lot। तो हमने lot की क्या मालूम करनी है, डायमेंशन मालूम करनी है। उसने कहा है कि एक मुस्ततील इमारत का लॉट यानी a rectangular building lot, एक मुस्ततील इमारत का लॉट चौड़ा होने से 8 फुट लंबा है। ठीक हो गया। क्या है? 8 फुट लॉन्गर, लंबा है चौड़ा होने से। एंड हैज़ एन एरिया, और उसका जो रकबा है वो कितना है? 2900 फुट मुरब्बा है। ठीक हो गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉट। अब डायमेंशन क्या होगी? उसकी लंबाई और चौड़ाई, वो हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। ठीक हो गया। ये देखें, जैसे उसने एक मुस्ततील भी बना दिया, रेक्टेंगल। उसने ये इसका नाम ओमेगा रख दिया है। फिर इसका उसने क्या 8 फुट लंबा है तो ओमेगा प्लस 8। ठीक हो गया। ये लंबाई, और हमने क्या मालूम करनी है? लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। उसी तरह हम जैसे पहले एग्जांपल्स करते आ रहे हैं, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमने यहाँ से मालूम क्या करना है कि वी आर आस्क्ड टू फाइंड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द लॉट। हमने लॉट की क्या मालूम करनी है? विड्थ और यानी लंबाई और चौड़ाई। सो लेट हम कर लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द लॉट। ये जो ओमेगा है ये इसकी चौड़ाई है ऑफ द लॉट की। ठीक हो गया। ट्रांसलेट फ्राम वर्ड्स टू अलजबरा। फिर उसी तरह हम इसको वर्ड से हम किस में चेंज करेंगे? अलजबरा में। ठीक हो गया। अब इन वर्ड्स फिर इन अलजबरा। विड्थ ऑफ द लॉट ओमेगा, लेंथ ऑफ द लॉट कितनी है यानी चौड़ाई उसकी हमने कहा है ओमेगा है। ठीक हो गया। और लंबाई उसकी क्या है? हमने कहा है ओमेगा प्लस 8। ठीक हो गया। ओमेगा प्लस है जो पीछे उसने क्वेश्चन में भी लिखा है। तो सेट अप द मॉडल, अब हमें इसके मॉडल के फॉर्म में लिखना है। तो नाउ वी सेट अप द मॉडल। विड्थ ऑफ द लॉट डॉट लेंथ ऑफ द लॉट यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लॉट। ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 8 इज इक्वल टू 2900। फिर आप यहाँ से हमने क्या निकालने? ओमेगा की वैल्यू निकालना है। ठीक हो गया। सिंपल सी एग्जांपल है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 8। ये देखें मैंने पेज पे इसको ना फैक्टराइज किया हुआ है। ठीक हो गया। उसने कहा है कि विड्थ ऑफ द लॉट डॉट लेंथ ऑफ द लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लॉट। ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 8 इज इक्वल टू 2900। तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा इज इक्वल टू 2900 आ जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा माइनस 2900 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें हमने ऐसे ही क्या किया है? इसको फैक्टराइज किया है। तो ये देखें ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 ओमेगा प्लस 58 ओमेगा माइनस 29। ये देखें हमने फैक्टराइज किया। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का क्या है? 2900 है। जमा करें तो हमारे प्लस का 8 आ जाए। ठीक हो गया। ये देखें फिर इसी तरह हमने क्या किया? ओमेगा कॉमन लिया है तो ओमेगा माइनस 50 आ गया। फिर प्लस 58 यहाँ से कॉमन लिया है तो ओमेगा माइनस 50 आ गया। ये देखें तो ये देखिए ये दो सेम वैल्यू आ रहे हैं तो हमने एक वैल्यू लिख लिया है प्लस ओमेगा प्लस 58 लिख लिया है। तो इसको दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 50 आ रहा है और ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 58 आ रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंस द विड्थ ऑफ द लॉट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। वो कहता है कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो क्या होगी? लॉट की हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वी कंक्लूड दैट द पॉजिटिव वैल्यू तो ओमेगा इज इक्वल टू 58। ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वो कहते हैं ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 58। यहाँ पे जब 58 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? तो लेंथ ऑफ द लॉट इज़ ओमेगा प्लस 8 है तो यहाँ पे हम 50 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 58 फुट आ जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हाँ जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है। बस जस्ट अगर आप लोगों की एग्जांपल की स्टेटमेंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं है। उसने कहा है कि डिटरमिनिंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। हमने क्या करना है कि उसकी हाइट जो है डिटरमिन द बिल्डिंग की जो हाइट है, इमारत की हाइट है, वो कैसे हमने यूज़ करते हुए सिमिलर एक जैसी
रेक्टेंगल एक जैसी मुस्ततील को लेते हुए, ठीक हो गया। अब ये देखें कि अ मैन हु इज़ 6 फुट टॉल विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ द सर्टेन 4 स्टोरी बिल्डिंग। उसने कहा है कि एक शख्स जिसका कद, अ मैन हु इज़ 6 फुट टॉल, उसका 6 फुट, एक शख्स जिसका कद 6 फुट है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द सर्टेन, वो एक मखसूस 4 मंजिला सर्टेन 4 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई तलाश करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स जिसका कद 6 फुट है, वो एक मखसूस 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई तलाश करना चाहता है। तो ही मेजर इट्स शेडोज एंड फाइंड्स टू इट टू बी 28 फुट लॉन्ग, और उसके साइक पे मैच करता है, उसे 28 फुट लंबा मालूम होता है। शेडो का मतलब साया, वो उसके साए की पे मैच करता है, वो कितना लंबा है, 28 फुट लॉन्ग, वाइल हिज ऑन शेडो इज़ 3.5 फुट लॉन्ग, और जब उसका अपना जो साया वो कितना है, 3.5 फुट है। तो हाउ टॉल इज़ द बिल्डिंग, तो इमारत की कितनी ऊंचाई है, इमारत की कितनी लंबाई है, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई कि वो क्या पूछ रहा है, तो हम अब इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल द प्रॉब्लम आस्क फॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग सो लेट। अब यहाँ पे हाइट को उसने क्या ले लिया, h इज़ इक्वल द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक हो गया। फिर ट्रांसलेट फ्राम वर्ड टू अलजेब्रा, तो वी यूज़ द फैक्ट दैट ट्राईएंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर। अब ये देखें, फिगर में वो कह रहा है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सिमिलर। रिकॉल दैट फॉर एनी पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो रेशियो से हम क्या कहेंगे कि दोनों की साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो नाउ वी ट्रांसलेट दीज ऑब्जर्वेशन इनटू द लैंग्वेज ऑफ द अलजेब्रा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने कहा है h है, फिर हमने कहा रेशियो, रेशियो क्या होगी, वही डिवाइड वाली बात होगी, तकसीम वाली बात होगी। तो रेशियो ऑफ हाइट टू बेस इन लार्ज ट्रायंगल, तो वो कहता है कि जो रेशियो है, हाइट की जो रेशियो है, वो इस किस पे बेस कर रही है, जो लार्ज ट्रायंगल, जो बड़ी ट्रायंगल है, वो कौन सी है। उसने कहा है h/28 फुट। ये देखें, उसने कहा है कि h/28 फुट का कहा है हमने। अब जो रेशियो की हमने बात कर ली है, फिर उसने कहा है रेशियो ऑफ द हाइट टू बेस इन अ स्मॉल ट्रायंगल, वो कितनी है, 6, ठीक होगी 6, और ओवर क्या है हमारे पास 3.5, यानी हमने कहा है कि 3.5 फुट, 6 फुट की जब हमने बात की है। ऊपर उसने बता दिया कि जब हमने कहा है कि ट्रायंगल्स की हमने बात की तो वो सिमिलर है, तो हम इसको रेशियो में लेंगे। अब ये देखें, हमने क्या बनाना है, वो सेट ऑफ द मॉडल बनाना है। तो ये देखें, सिंस द लार्ज एंड स्मॉल ट्रायंगल आर सिमिलर, जब हमने कहा स्मॉल और लार्ज ट्रायंगल दोनों क्या हैं, सेम है, तो वी गेट द इक्वेशन। ये देखें, इज इक्वल टू आ जाएंगे h/28 इज इक्वल टू 6/3.5। अब ये देखिए, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकालें, सॉल्व नाउ, वही सॉल्व फॉर h। तो h इज इक्वल टू ये 28 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3.5 के साथ तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो हम कहेंगे सो बिल्डिंग इज़ 48 फुट टॉल। तो बिल्डिंग की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो 48 फुट है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, आगे जो एग्जांपल नंबर 6 है उसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स अबाउट मिक्सचर। अब मिक्सचर्स के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर हम 6 पे आ जाते हैं। उसने कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक एडवाइजर्स देयर ऑरेंज सोडा एज नेचुरली फ्लावर्ड although it contains only 5% ऑरेंज जूस, ठीक हो गया। पहले इसको यहाँ तक देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाला अपने संतरे के सोडा को कुदरती तौर पर जायकादार करार देता है। हाँ जी, वो ये कहना चाह रहा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाला अपने संतरे के सोडा का जो कुदरती तौर पर वो कहता है कि वो जायकेदार है, ठीक हो गया। अ न्यू फेडरल रेगुलेशन स्टिपुलेट्स दैट टू बी कॉल्ड नेचुरल और ड्रिंक मस्ट कंटेन एट लीस्ट 10% फ्रूट जूस, ठीक हो गया। फिर उसने कहा जब सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाला अपने संतरा के सोडा को कुदरती तौर पर जायकादार करार देता है, ठीक हो गया, हालांकि इसमें 5% संतरे का रस होता है, जो मैंने कहा कि only 5% ऑरेंज जूस। फिर उसने कहा कि एक नए फेडरल ज़ाब्ते, अ न्यू फेडरल रेगुलेशन
ज़ाब्ते में कहा गया है कि कुदरती कहलाने के लिए एक मशरूब में कम अज़ कम 10% फलों का रस होना चाहिए। ठीक हो गया। 10% फ्रूट जूस। हाउ मच प्योर ऑरेंज जूस मस्ट दिस मैन्युफैक्चर ऐड टू 900 गैलन ऑफ ऑरेंज सोडा टू कन्फर्म टू द न्यू रेगुलेशन। तो उसने कहा कि एक ये मैन्युफैक्चर्स नए फ़वाइद और ज़ाबित के मुताबिक करने के लिए ऑरेंज सोडा को यानी उसको खालिस बनाने के लिए कितना शामिल करना पड़ेगा 900 गैलन। वो क्या होगा उसका जो प्योर ऑरेंज जूस होगा। ठीक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है इसमें। उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल द प्रॉब्लम आस्क फॉर द अमाउंट ऑफ प्योर ऑरेंज जूस टू बी एडेड, यानी इसकी मकदार जो प्योर ऑरेंज जूस की मकदार को क्या करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये क्या है प्रॉब्लम है। तो सो लेट हम करें एक्स द अमाउंट इन गैलन्स ऑफ अ प्योर ऑरेंज जूस टू बी एडेड। फिर आगे है हमारे पास ट्रांसलेट फ्राम वर्ड्स टू अलजेब्रा इन एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस टू बी एडेड वो हमने एक्स कहा है। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ द मिक्सचर, अब मिक्सचर की अमाउंट कितनी हमने कहा है 900 गैलन, तो वो प्लस हो जाएगी यानी हमने ऐड करना है। ठीक हो गया। 900 प्लस एक्स। अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस इन द फर्स्ट, ठीक हो गया। फर्स्ट में हमने क्या किया है 5%, तो 5% में क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 900 गैलन, और वो क्या है हमारे पास 45 आ जाएगा। फिर जो अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस इन द सेकंड में उसने क्या किया 10%, तो क्या आ जाएगी 1 यानी 1 डॉट आ जाएगी हमारे पास x, तो ये इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस इन द मिक्सचर, जब हमने मिक्सचर की बात की है तो ये आ जाएगी 0.109 प्लस x। अब ये देखें उसने आगे ऐसे नमूना भी बनाया हुआ, मॉडल भी बनाया हुआ कि ये उसने क्या 5% जूस है प्लस 100% जूस यानी 900 गैलन्स। 5% ऑफ 900 गैलन इज इक्वल टू 45 गैलन यानी वॉल्यूम, ये उसने वॉल्यूम की बात की है। फिर उसने अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस ये हो गया। फिर एक्स गैलन्स की बात की है तो 100% ऑफ द एक्स गैलन इज इक्वल टू एक्स गैलन। ये देखिए उसने एक मॉडल बना दिया इज इक्वल टू 10% जूस, तो 900 प्लस एक्स गैलन, तो 10% ऑफ 900 प्लस एक्स गैलन, तो 0.1 इंटू 900 प्लस एक्स। ये देखें उसने यहाँ पे बात भी मज़ीद क्लियर कर दी है। अब ये देखें आगे हमारे पास है सेट अप द मॉडल। फिर उसने यहाँ पे एक मॉडल बना दिया है कि अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस इन फर्स्ट, फिर प्लस अमाउंट ऑफ द ऑरेंज जूस इन सेकंड, तो ये 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू 900 प्लस एक्स। इसको उसने सिंप्लीफाई किया है। ये देखें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया 50, तो मैन्युफैक्चर शुड एडेड 50 गैलन ऑफ प्योर ऑरेंज जूस टू दी सोडा। ठीक हो गया। आगे उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ द जूस बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले कितना था 5% ऑफ द 900 गैलन प्लस 5 गैलन प्योर जूस, तो ये आ जाएगा 45 गैलन प्लस 50 गैलन इज इक्वल टू 95 गैलन। फिर उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ द जूस आफ्टर मिक्सिंग 10% ऑफ 950 गैलन, तो ये आ जाएगा 95 गैलन। ठीक हो गया। तो ये देखें अमाउंट्स आर इक्वल, अमाउंट्स क्या आ रही है हमारे पास इक्वल आ रही हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ये जो आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रॉब्लम्स अबाउट द टाइम नीडेड टू डू आ जॉब, काम करने के लिए दरकार वक्त से मुताल्लिक मसाइल पे डिस्कस हमने करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें पहले उसने यहाँ पे ये बताया हुआ कि इफ़ अ पर्सन और मशीन्स टेक्स एच टाइम यूनिट्स टू कंप्लीट, वो कहता है कि इंसान या एक मशीन है उसने एच टाइम के लिए क्या करना है कंप्लीट करना है, कोई टास्क है उसके लिए। ठीक हो गया। देन इन 1 टाइम्स यूनिट द फ्रैक्शन ऑफ द टास्क दैट हैज़ बिन कम्प्लीटेड इन 1/h। वो कहता है कि उसने h टाइम में कोई क्या करना है टास्क कंप्लीट करना है, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा। अगर हम कहते हैं कि उसके पास 1 टाइम है, एक टाइम है, तो वो कितना फ्रैक्शन में वो कर सके कंप्लीट कर सके, इसका मतलब 1/h यानी एक हिस्सा उसका करेगा। आप ये देखें आगे एग्जांपल उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ अ वर्कर टेक्स 5 आवर्स टू मोव अ लॉन, वो कहता है कि अगर एक शख्स लॉन काटते हो यानी लॉन काटने में 5 घंटे का वक्त लगाता है, 5 घंटे की क्या लगाता है वक्त लगाता है, तो देन इन 1 आवर्स द वर्कर विल मूव 1/5 ऑफ द लॉन। तो वो कहता है कि वो अगर 5 घंटे लगाता है
लाउन काटने में वक्त लगाता है, तो 1 घंटे में जो शख्स होगा या कारकुन होगा लाउन काटने में कितना हिस्सा काटेगा? 100/1/5 काटेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ एन एंटीसिपेटेड हैवी रेन स्टॉर्म द वाटर लेवल इन अ रिजर्वायर मस्ट बी लोअर्ड बाई 1 फुट, ओपनिंग स्पिलवे ए लोअर द level by this amount in 4 hours, whereas opening the smaller spillway B does in the job in 6 hours. How long will it take to lower the water level by 1 foot if the both spillways open? अब यहाँ पे वो कहता है कि मुतवक्के शदीद बारिश, वो कहता है कि जब बारिश की मुतवक्के हो, शदीद बारिश की वजह से, मुतवक्की शदीद बारिश की वजह से आबी ज़ख़ायर में पानी की सतह को 1 फुट से कम करना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, जैसे एक बड़ी नहर होती है, उसमें 2 स्पेल होते हैं, उसको ने कहा है कि एक स्पेल हमारे पास ए और दूसरा हमारे पास बी है। ठीक हो गया। वो कहता है कि स्पेल ए को खोलने में इस मिकदार में यानी 1 फुट कम करने में कितने लगेंगे? 4 घंटे। फिर उसने कहा जो दूसरा हमारे पास स्पेल है उसको उसने बी का नाम दिया, उसको खोलने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे लगेंगे उसको कम करने में, 1 फुट कम करने में। ठीक हो गया। तो अगर वो कहते हैं दोनों स्पेल को हम खोल दिए जाएं तो पानी की सतह को 1 फुट तक कम करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप लोगों को ये इसकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो ये आगे आप लोगों ने इसको देख लेना है कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। ठीक हो गया। फिर उसने कहा है कि ट्रांसलेट फ्रॉम वर्ड्स टू अलजबरा, ये देखें उसी फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम लेंगे। ठीक हो गया। एक्स एच आएगा। फिर उसने कहा कि 1 आवर्स में 1/4 फुट करेगा। फिर बी जो उसने कहा है हमारा डिस्टेंस है वो 1/6 करेगा, जो अगर हम दोनों स्पेल को इकट्ठे खोल देते हैं तो वो हमारे पास 1/x फुट आ जाएगा। फिर उसने क्या कहा है कि इसको सेटअप किया है, मॉडल दी सेटअप दी मॉडल हमने किया है वो ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई है 1/4 + 1/6 = 1/x। अब ये देखें हमने उसी यानी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से हमने 12x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखें x और 12/5 डिवाइड बाई 5। तो इसने कहा है कि अगर हम दोनों स्पेल को खोल देते हैं तो 1 फुट कम करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे 24 मिनट्स। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे उसने कहा है कि प्रॉब्लम्स अबाउट डिस्टेंस, रेट एंड टाइम, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए रेट क्रॉस हम टाइम करेंगे। ये देखिए उसने आगे एग्जांपल भी दी हुई है। फिर ये देखें एग्जांपल नंबर 8 है, यहाँ पे उसने ये छोटी सी एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 8 है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं है। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर करवा देता हूँ, बाकी नीचे आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब मैं एग्जांपल को ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद इसको देख लेना है। उसने कहा है कि एक जेट न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए 4200 किलोमीटर का फासला तय करता है। आ जेट फ्लो फ्राम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स a distance of 4200 km. The speed for return trip was 100 km/h faster than the outbound speed. वो ये कहना चाह रहा है कि वापसी के सफ़र की रफ्तार बाहर जाने वाली रफ्तार से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तेज़ थी। ठीक हो गया। आपने थोड़ा सा बात को समझना है। इफ़ द टोटल ट्रिप टुक 13 आवर्स ऑफ द फ्लाइंग टाइम, अब वो कह रहा है कि अगर कुल सफ़र में प्रवास के 13 घंटे लगे तो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक जेट की रफ्तार कितनी होगी। ठीक हो गया। क्या कहा है उसने? अगर कुल सफ़र में प्रवास के 13 घंटे लगते हैं, ठीक होगा, 13 आवर फ्लाइंग टाइम, तो व्हाट वाज द जेट स्पीड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स, तो उसकी जो रफ्तार होगी न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक जेट की रफ्तार कितनी होगी। ठीक होगी। ये देखें उसने सारा लिखा हुआ है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, तो ये आप लोगों ने खुद इसको कर लेना है। फिर यहाँ पे उसने क्या लगाया हुआ है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से यहाँ से फिर पॉजिटिव वैल्यू काउंट कर लेंगे तो हम कहेंगे 600 किलोमीटर क्या करेगा न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक जाने में। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं है, कोई बात आप दोबारा पूछना चाहते हैं
तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, या मेरा ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर है, उससे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह।